एले दर्पण देखने वाले मेरे सारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं जिस महान विभूति का साक्षात्कार आप लोगों के लेके आई हूँ, उसको आप सभी चाणक्य के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय पद्मश्री श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की, जिन्होंने चाणक्य के साथ साथ बहुत से और भी टीवी सीरियल बनाए। मृत्युंजय, एक और महाभारत, आपकी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी पिंजर, जिसको सभी ने बहुत पसंद किया। और पृथ्वीराज आप सभी ने देखी हुई है। मैं क्यों बोल रही हूँ उनके बारे में इतना, चलिए आप भी तो उन्हीं को सुनना चाहते हैं। चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, एले दर्पण पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम जब अपने परिवार में बड़े हो रहे होते हैं, तो जैसे हमको कहा जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, क्या वैसा कुछ आपके परिवार में था? क्योंकि साहित्य से था आपका रुझान, साहित्य की तरफ आपका जुड़ाव उससे था, लेकिन आप बने डॉक्टर। क्या माता पिता का प्रेशर था या दबाव था, या क्या था? नहीं, इस तरह का कोई दबाव मुझ पर नहीं था। अच्छा जी। मेरे पिता संस्कृत के प्राध्यापक थे। जी। संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण उनका विषय था। वाह जी। और जिस तरह के परिवारों में हम लोग पले बड़े हैं, वहाँ माता पिता के साथ हम लोगों का संवाद भी कम ही होता था जी। लेकिन इस प्रकार का कोई आग्रह उनका नहीं जी। लेकिन उनकी किताबों को जब मैं देखता था और हिंदी अनुवाद के साथ यदि कोई किताब मिल जाती थी जी। तो मैं उसको ऐसे ही देख लिया करता था। और मेरे जो सबसे बड़े भाई साहब थे वो हिंदी से एमए कर रहे थे। तो मुझे याद है चंद्रगुप्त प्रसाद जी का नाटक जब मैं 8वीं कक्षा में था तब मैंने पढ़ लिया था। जी, जी, जी। कामायनी, चूंकि वो पढ़ रहे थे तो कामायनी मैंने पढ़ लिया। जी। तो ये एक बिल्कुल सुयोग था कि मेरे घर में साहित्य का वातावरण था। पिता संस्कृत साहित्य में थे, बड़े भाई साहब हिंदी साहित्य में थे। जी। और जिन लोगों के बीच में मैं पल और बड़ा हो रहा था वो अधिकतर उत्तर भारतीय थे। जी। जी। अधिकतर क्या, सभी उत्तर भारतीय थे। मैं जहाँ मुंबई में रहता हूँ या रहता था उस समय, वहाँ अधिकतर दूध के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, तो जिनको हम तबेले कहा करते हैं। जी। मेरे घर के चारों ओर तबेले थे, तो वहाँ गोबर के पहाड़, हाँ वास्तव में आपको गोबर की पहाड़ियां देखने को मिलती थी और घास, गट्ठर के गट्ठर, वही हम लोगों के खेलने की जगह होती थी। इसलिए उत्तर भारतीयों के संपर्क में रहने की बदौलत के कारण कई बार मुझे लगता है कि मेरी भाषा बच गई। अच्छा। आपको क्या आज के समय में आपको लगता है कि आपने अपनी जो डॉक्टरी छोड़ करके साहित्य पे आप आए, आपको लगता है कि आप जो चाहते थे वो आप आज अचीव कर पाए हैं? या रचना जी, 2 दिन पहले ही मैं कुरुक्षेत्र में था जी। और वहां भी किसी ने मुझे ये प्रश्न किया। अरे वाह। हाँ, डॉक्टर हमेशा डॉक्टर रहता है। उसका कारण ये कि जहां भी मैं काम करता हूँ वहाँ 300 350 लोग कैमरे के पीछे होते हैं। जी। जी। और कैमरे के आगे वो जैसे शूटिंग होती है, कई बार 1100, 1200, 1000, ये बहुत सामान्य बात है। और सेट्स पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई बीमार ना हो। और चूंकि मेरे कार्य क्षेत्र में सब लोग जानते हैं, जी। जी। और मैं हर दिन किसी न किसी एक डॉक्टर से, जो मेरे अपने साथी हैं, उनसे बात करता हूँ और किसी न किसी को रेफर करता हूँ। तो ये सतत प्रक्रिया है। कुछ दिनों पहले 31 तारीख को मेरे घर में गणपति हम लोग लाते हैं, उनका आगमन हुआ। तो उस दिन मैं मेरी जो अधिकतर जो कलाकार आए थे उनसे जो बात हो रही थी वो चिकित्सा पर थी। अरे वाह। कि भाई, मैं अगर आप लोगों को ना मिलूं और आप लोगों को कोई भी इमरजेंसी हो तो मेरे एक मित्र हैं, उनको आप फोन कर दिया करें, उसके बाद आपकी सारी व्यवस्थाएं विश्व के किसी भी कोने में हो जाएगी। क्या बात है। तो ये कई बार सौभाग्य होता है कि मेरे साथ पढ़ने वाले कुछ जूनियर, कुछ सीनियर विश्व के अलग अलग क्षेत्र में है, और आज इंटरनेट की बदौलत उनको ढूंढना भी आसान है कि विश्व के किस क्षेत्र में वो है। तो कई बार इसका लाभ भी हो जाता है। जैसे आज मुझे पता चल गया कि आपके पतिदेव वो कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो अब मैं इसका भविष्य में उपयोग करूंगा। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो जब आपने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई, आप बोले अब मैं नहीं, अब ये पढ़ाई नहीं, सॉरी, जो आपकी प्रैक्टिस थी, जब बोले मैं नहीं करूंगा और मैं ये साहित्य फिल्म की दुनिया में जाना चाहता हूँ,
तो क्या आपके इस निर्णय को बहुत सहर्ष से स्वीकार कर लिया गया था? नहीं, मैंने नाटक से प्रारंभ किया था जी। और 1985 में मेरे पिता का देहांत हो गया था। मेरी माँ जीवित थी जब मैं चाणक्य बना रहा था। जी। और जिस तरह के परिवार हम लोगों के रहे हैं, वहां पर नाटक और सिनेमा इन दोनों से दूरी बनाए रखते थे। जी जी जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 8-10 साल पहले तक भी मेरे जो सबसे बड़े भाई साहब हैं, 72-73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, वो मृत्यु के पहले भी मुझे कह रहे थे कि तू क्या ये नाटक करता है, ये बंद कर दे। मतलब उनके लिए इस बात का कोई अर्थ नहीं था कि मैंने कोई चाणक्य बना लिया है, मैंने पिक्चर बना लिया है, या मैं कला और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हूँ। है कि कला संस्कृति की सेवा दूसरे प्रकार से करो, और हम क्या संस्कृति करेंगे? जो भी हम लोग आज कुछ हैं, जो भी मैं आज कुछ हूँ, वो उसकी बदौलत है। जी, जी। परंतु वो उन्होंने ये देखा था कि इस क्षेत्र में संघर्ष बहुत है। सफल भी आप हैं तो सफलता में बने रहने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। मुझे अक्सर सवाल ये करते हैं कि साहब दूसरा चाणक्य कब बनाएंगे? अब मैं उनसे क्या कहूं कि एक चाणक्य, एक उपनिषद गंगा, एक स्वराज्य संहिता बनाने के लिए लगभग 5 वर्ष 6 वर्ष आपको पढ़ना पड़ता है जी। और उससे ज्यादा आपको टेलीविजन चैनल के चक्कर लगाने। आप समाज संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, उससे उनका कोई बड़ा सरोकार नहीं है। और उसके लिए मैं उनको दोष भी नहीं देता, क्योंकि वो जानते हैं कि वो शुद्ध व्यवसाय है। और जो उनको टीआरपी, जो उनको दर्शक लाकर देगा उस कार्यक्रम को वो दिख रहे हैं। जिस तरह के काम मैं करना चाहता हूं, मैं अभी भी इस बात में विश्वास रखता हूं कि कला के माध्यम से व्यक्ति बदल सकता है जी। ये कोई जिद नहीं है, परंतु सोचता हूं, और इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं कि कौन सा इतिहास हम समाज के सामने लेकर जाएं। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जितने बड़े पुराण नहीं है, उससे ज्यादा पौराणिक कहानियों पे हमने काम किया है जी। इसलिए पौराणिक चरित्र को लें, कथा का विस्तार कल्पना के नाम पर इतना हो जाता है कि उसका सत्य से कोई संबंध नहीं होता, साहित्य से कोई संबंध नहीं होता। इस पर टिप्पणी करेंगे तो आपको कई अलग प्रकार से संबोधित किया जाता है, इसलिए मैं इन सब विषयों पर टिप्पणी नहीं करता। मैं कोशिश करता हूं कि इतिहास का उल्लंघन काम जी। तो जहां इतिहास ऑन है जी, उस क्षेत्र में, उस स्पेस को मैं थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अभी जो हमें इतिहास आज मिलता है, या इससे थोड़ा पहले था, या जो बहुत पहले था, एक ही किताब बहुत ही तरीके से लिखी गई है। तो आम जनमानस जो है, जिसने मान लीजिए कि एक पृथ्वीराज रासो, जैसे आप एक बार इसका उदाहरण दे रहे थे किसी अपने साक्षात्कार में, मैंने सुना था, उसमें कोई और बात लिखी है, किसी और पुस्तक में कोई और बात लिखी है। तो इस तरह से दर्शक को संतुष्टि प्रदान करना बहुत कठिन नहीं हो जाता? क्योंकि किसी ने कोई वो पढ़ा है, किसी ने कोई पढ़ा है। नहीं रचना जी, अधिकतर लोगों ने पढ़ा नहीं है, दुख इस बात का। ये भी बात सही है, सही कह रहे हैं। मैं पूरे क्षमा याचना के साथ और कान पकड़ कर कह रहा हूं कि हम राम की शपथ लेते हैं। राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं जी। राम हमारे आराध्य जी। उत्तर भारत में अगर हम छोड़ दें तो कितने लोगों ने मूल वाल्मीकि रामायण को पढ़ा होगा? हाँ, नहीं पढ़ा होगा। मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ कि सब पढ़े। नहीं, सही कह रहे हैं। लेकिन वो रामायण पर बाद में आपसे संवाद और विवाद करते हैं, और विवाद ही नहीं, सिर्फ संग लड़ाई पर उतारू आ जाते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ा है। जिसने रामचरितमानस पढ़ा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का, उन्हें ये नहीं पता है कि वाल्मीकि रामायण में कुछ उससे अंतर है जी। और उस बात को लेकर वो सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपकी खिंचाई करते हैं, जिस प्रकार से आपको गरियाते हैं, मैं कहता हूँ, तो होता है कि किस किस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देंगे। मैं आपको पृथ्वीराज के संदर्भ में, चूंकि आपने उसका उल्लेख किया, मैं बताना चाहूंगा कि पृथ्वीराज रासो
जी। पूरा देश में विवाद चल रहा है कि ये इतिहास है या नहीं है। अरे पृथ्वीराज रासो काव्य है और हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। जी। जो बात स्थापित हो चुकी है वो मुझ जैसे फिल्मकार को स्थापित क्यों करनी है वापस? लेकिन पूरा देश का विवाद कर रहा है। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई है। तो मेरा प्रश्न ये है, पृथ्वीराज रासो के भी अलग अलग संस्करण। जी जी। पृथ्वीराज रासो जो राजस्थान से प्रकाशित हुआ है, कविवर मोहन रावी का जो लिखा हुआ है, अनुवादित किया हुआ है, लिखा तो चंद बरदाई का है। उसमें द्वितीय युद्ध, तराई के दूसरे युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। जी। तो राजस्थान का इतिहास यदि हम मानते हैं उसको काव्य, उसमें पृथ्वीराज की मृत्यु तराई के युद्ध में हो गई। यानी जो अफगानिस्तान ले जाने की कल्पना भारतीयों के मन में है, क्या वो काल्पनिक है? तो उसका उत्तर मैं ये दूंगा कि जो वाराणसी का संस्करण है रासो का, नागरी प्रचारणी समिति का सभा का, उसमें ये कथा है कि पृथ्वीराज को गोरी अफगानिस्तान ले जाता है, गजनी ले जाता है, वहां उन्हें अंधा बनाया जाता है। अंधा होने के बाद किस प्रकार से उन्होंने पराक्रम किया, उसकी घटना तो रासो के ही संस्करणों में अंतर है। दूसरा, आज चूंकि आपने ये सवाल किया है कि 4 अबास 24 गज अंगुल मैं वही कहने वाली थी जी, साहे बीच सुल्तान है मृत्यु को चौहान। अब जिन लोगों ने फिल्म देखी उन्हें इस दोहे का या इस रचना को उसमें न देखकर उन्हें दुख हुआ, मेरी भर्त्सना हुई, निंदा हुई। मुझे इस पे आपत्ति नहीं। शायद कहीं हम लोग ये बात संप्रेषित नहीं कर पाए फिल्म आने के पहले कि ये रासो की किसी भी प्रति में नहीं है। सही बात। रासो के किसी भी संस्करण में नहीं है। यह जो दोहा है या कवित्व जो भी आप इसको कह ले, ये पिंगल या डिंगल में भी नहीं है। रासो की भाषा से भी इसका मेल नहीं खाता है। गज शब्द जो है 4 बास 24 गज, गज शब्द सबसे पहली बार इब्राहिम लोदी के समय इसका इस्तेमाल हुआ और बाद में अकबर के समय इसको इलाही गज कहा जाने लगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये शब्द भी बाद में आया। जी। लेकिन चूंकि ये इतना लोकमानस में बैठ गया है कि जब आप इसको नहीं देखते हैं तो आपको लगता है कि इनका इतिहास का अध्ययन ठीक है। और वही नहीं, पृथ्वीराज के अंत को लेकर अलग अलग काव्यों में, चाहे वो हम्मीर महाकाव्य हो या सुरजन चरित्र हो, उसमें अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। एक में ये भी लिखा गया है कि पृथ्वीराज को अजमेर लाया गया वापस, अजमेर का शासन उनको दिया गया, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी मोहम्मद गोरी का विरोध गुप्त रूप से जारी रखा, इसलिए मोहम्मद गोरी ने उनकी हत्या करवा दी। एक कथा में ये भी है कि उनको दीवार में चुनवा दिया गया। यानी एक नायक को लेकर कितनी सारी अलग अलग कहानियां हैं। जाहिर सी बात है सारी कहानियां एक फिल्म में नहीं हो सकती, लेकिन जो सबसे, जैसे कई लोगों ने मुझे ये कहा कि वो तो ऊंचाई पर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा नहीं, ऊंचाई पर भी नहीं। जो रासो ये मानता है, उन्होंने 7 तवे भेदने का कार्य रासो के अनुसार किया है कि एक सीरीज में 7 तवे रखे हैं। लेकिन सिनेमा में आप उस एक्शन को, उस क्रिया को और प्रभावित करना चाहते हैं, तो मैंने ऐसा तय किया कि इसमें थोड़ा और एक ड्रामेटिक एलिमेंट और एक नाटकीयता डाली जाए। और मैं जो ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ, भारत के साहित्य की परंपरा में अंत को कई लेखकों ने बदला है। रासो से अनुप्राणित होकर भी कई लोगों ने पृथ्वीराज रासो का खुद अंत भी दिखाया है। जो नाटक लिखे गए गुजरात में, उन्होंने दिखाया है कि जयचंद्र और पृथ्वीराज में मित्रता हो जाती है और स्वयं जयचंद्र पृथ्वीराज और संयोगिता का पाणी ग्रहण यानी विवाह करवाते हैं। ये भी कहानियां हम लोग को मिलती है। तो मैंने जो ये परिवर्तन, आवश्यक परिवर्तन जो मेरी दृष्टि से ठीक था, कहानी वही है, दिखाने का तरीका अलग है, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ। तो मैंने लोगों को समझाने
लिए बड़ी कोशिश की कि भाई अगर कोई एक टारगेट मूवमेंट में है तो वो ज्यादा कठिन होता है उसे मारना। अगर कोई टारगेट जो लक्ष्य है वो स्थिर है तो उसे मारना आसान होता है। तो हम लोग तो पृथ्वीराज के लिए चुनौतियां और बढ़ा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से मूविंग टारगेट को भी वो अपने शब्द वेदी बाण से मार गिराता है। जब एक बार विवाद शुरू हो जाता है तो फिर वो कहीं थमता नहीं है। कई लोगों ने उसकी भाषा को लेकर बहुत सारे सवाल किए। मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत हिंदी में जानता हूं। स्वयं रासो में चंद बरदाई लिखता है कि मैं यवन भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैंने दर्शकों को पढ़कर भी सुना है कि भाई इस पृष्ठ पर ये उन्होंने लिखा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेरा अपना तर्क है, मैं भाषा को लेकर किसी भी वर्ग से घृणा नहीं कर सकता, उनका विरोध नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। उर्दू किसकी भाषा है? उर्दू का उत्तराधिकारी कौन? उर्दू का उत्तराधिकारी इस देश का सिर्फ मुसलमान है? क्या हम ये कह सकते हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है? मेरे ख्याल से नहीं। तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि फिर हिंदी का उत्तराधिकारी कौन है? क्योंकि जो खड़ी बोली हम बोल रहे हैं उसका भी जन्म 18वीं 19वीं शताब्दी में हुआ है, जिस तरह की हिंदी आज बोलते हैं। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मान लेता हूं एक बार मैं कि आपका उर्दू के प्रति विरोध इसलिए है कि उर्दू इस देश में मुसलमानों का एक वर्ग बोलता है, तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि बांग्लादेश की रचना में क्या बड़ा कारण था? बांग्लादेश के मुसलमानों ने उर्दू को अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्होंने बांग्ला के लिए लड़ाई की। आज बांग्लादेश का मुसलमान बंगाली बोलता है, उर्दू नहीं बोलता है। उसी प्रकार से तमिलनाडु का मुसलमान, उसी प्रकार से कर्नाटक का मुसलमान, उसी प्रकार से गुजरात का मुसलमान गुजराती बोलता है, जो अपनी मातृभाषा रहती है। लेकिन इसको लेकर एक ऐसा विवाद हुआ कि हम उर्दू वुड वाले, बॉलीवुड वाले यानी उर्दू वुड वाले ये उर्दू के समर्थक हैं। ऐसा नहीं है। हर फिल्म मेकर अपनी भाषा को इतना आसान रखना चाहता है कि वो देश के किसी भी कोने में लोग उसको बड़ी सहजता से समझ लें। एकदम सही। क्या इश्क गुनाह है, ये एक संवाद था और इसको लेकर बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी और मैं उनकी आपत्ति को प्रणाम भी करता हूँ। मेरा उनके प्रति कोई विरोध नहीं है, परंतु अब क्या करेंगे? हिंदी फिल्मों में जिस प्रकार से ये शब्दावली आ गई है गीतों में, क्या हम उन सारी शब्दावलियों को हटा देंगे? और क्यों हटाना है? तो खैर मैं भाषा के विवाद में नहीं जाता, क्योंकि पृथ्वीराज ये भी एक प्रश्न उठा था और व्याकरण की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से यदि आप थोड़ा भी अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हिंदी और उर्दू को अलग करके देखना बहुत कठिन है। और मैं एक बार लोगों से कहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक दिन में, जीवन भी छोड़ दीजिए, एक दिन में जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं उसकी अगर एक सूची बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने एक दिन में सैकड़ों बार उर्दू का प्रयोग करते हैं, पर्शियन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पुर्तगाली शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वही नहीं, आपके जीवन में शुद्ध भारतीयत्व अब नहीं रहा है। हम जिस संस्कृति के आज उपासक हैं, हमारा खान पान, रहन सहन, इस पर कई सभ्यताओं का असर है। वो चाहे सब्जियां हो, चाहे वो मिठाइयां हो, रोटियां। रोटी शब्द कहाँ से आया? रोटी का जन्म कहाँ हुआ? ये तुर्की शब्द है। हमारे वेदों में कहाँ आपको रोटियां मिलती है बताइए? वैदिक साहित्य में या पौराणिक साहित्य में वहां आपको ओदन, चावल का उल्लेख है। चावल। तो अब मैं इस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके पास दूसरे प्रश्न है। थोड़ा सा इस मामले को लेकर संवेदनशील हो गया हूँ कि हमारे यहाँ एक नहीं, मैं समझ सकती हूँ, संस्कृति है परंतु अच्छा लगता कि विद्वानों ने मुझे चुनौती दी होती। मैं ये नहीं कहता हूँ, चुनौती देने का हर व्यक्ति को अधिकार है। यही पृथ्वीराज रासो का प्रकरण
भारत एक खोज में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जी जी श्री श्याम मित्तल द्वारा बताया गया है। हम्म उसके एक्सपर्ट की भूमिका में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के तमाम इतिहासकार रहे हैं। हबीब, इरफान हबीब से लेकर आर एस शर्मा से लेकर आर चंपक लक्ष्मी तक। लेकिन तब किसी ने इसकी ऐतिहासिकता पे प्रश्न नहीं उठाया कि भाई कि श्याम बाबू आप कैसे दिखा रहे हैं, जबकि आप ही उनके एक्सपर्ट हैं। लेकिन मैं दिखाता हूं तो सभी लोगों को समस्या हो जाती है, क्योंकि शायद उनके मन में कहीं ना कहीं ये बैठा है कि मैं राष्ट्रवादी हिंदू, तो मुझे इस संबोधन से कोई दिक्कत नहीं है, मैं राष्ट्रवादी हूँ और मैं हिंदू हूँ। और उस कारण से यदि आप उसको एक अलग चश्मे से देखना चाहते हैं तो ये आपकी समस्या है। आपके और मेरे कहने से इतिहास नहीं बदलने वाला है जी। जो इतिहास है वो सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। क्योंकि कभी क्या होता है, इतनी मेहनत से एक पिक्चर बनती है, एक एक फ्रेम सजता है, और एक झटके में ही बिना पूरा ज्ञान प्राप्त किए लोग उसको नकार देते हैं। वो थोड़ा सा अन्याय सा लगता है। नहीं, मैं तो एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। मेरे अभिन्न मित्र, जिनको जो मेरे परिवार का हिस्सा है जी, उन्होंने भी मुझे एक पत्र लिखकर लिखा कि तुम्हारे जीवन की ये सबसे बकवास फिल्म। अच्छा। तो मैं इस स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन जरा मुझे कुछ कारण बताइए। तो उन्होंने लिखा कि आपने सभी योद्धाओं को जो पृथ्वीराज की सभा में सफेद रंग के वस्त्र पहना दिए, जैसे वो गांव के पटेल को, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, गांव के पटेल को। दूसरा, सभी जमीन पर बैठे हैं, उनके लिए कोई सिंहासन और ऊंचे ऊंचे और भव्य आसन। तो मैंने कहा आपने कितनी मिनिएचर पेंटिंग देखी है? इसलिए कि एक पूरी पुस्तक है, मेवाड़ के दरी खाने, उनके रीति रिवाज और संस्कार। भारत में, राजस्थान में और कई और प्रदेशों में सभाओं की बैठक ऐसे ही होती थी जैसा हम लोगों ने दिखाया। और वही नहीं, सभा राजा कहीं भी लगा सकता है, उसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं। वो बाग बगीचे जहां भी वो दरी बिछ जाती है, इसलिए उसको दरी खाना कहते हैं। खैर, तो चूंकि अध्ययन उनका नहीं था, बाद में मैंने उनसे कहा कि जरा, मैंने उनको मिनिएचर पेंटिंग भेजी कि चलो पृथ्वीराज की मैं मिनिएचर पेंटिंग आपको भेजता हूँ, जो 18वीं शताब्दी में कमीशन की गई थी, देख लीजिए उसमें सभा कैसे। वो हम एक मन में एक धारणा बना लेते हैं, एक धारणा है जी। तो उससे जरा सा भी अलग हटके कोई, जरा सा भी आप अलग हुए तो लोगों को लगता है कि आपने गलती। जी 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 जी। चलिए, अब इसमें पृथ्वीराज जी से बाहर आते हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि आपने जब चाणक्य बनाया था तो चाणक्य ही क्यों? एक तो मुझे मेरा विश्वास है कि मैं उस तरह का सिनेमा बनाना चाहता था या सीरियल बनाना चाहता था जो विस्मय उत्पन्न जी। विस्मय से मेरा तात्पर्य है कि मैं एक ऐसी सभ्यता का निर्माण करना चाहता हूँ जो आपकी स्मृतियों का हिस्सा है। मौर्य काल आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसको चित्रों में देखा नहीं जी। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु और सरस्वती सभ्यता जी, एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में आपने पढ़ा है लेकिन आपने उसको देखा नहीं जी। एक दूसरे युग में ले जाना, ये मुझे ज्यादा चुनौती भरा लगता है, बजाय कि आज की मुंबई या आज का दिल्ली या आज का जो हमारा संसार है उसमें फिल्म। तो कई बार मुझे लगता है कि मेरी कोई दिमागी स्थिति ही ऐसी है कि मैं घूम घूम कर हर बार शपथ लेता हूँ कि नहीं, बहुत हो गया, अब कोई भी पीरियड ड्रामा और इतिहास नहीं बनाना है। इसमें नुकसान भी होता है, निंदा भी होती है, विरोध भी होता है, वो करो जो और लोग कर रहे हैं। पर जैसे ही मैं वो काम करने जाता हूँ फिर मैं पीछे पलटता जाता हूँ। तो एक नया संसार रचना और संसार में लोगों को लेकर जाना। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जब भी हम इतिहास पर काम कर रहे हैं तो उसके चरित्र जो होते हैं वो अभूतपूर्व होते हैं। वैसे चरित्र हजारों सालों में कई एक बार आते हैं। चाणक्य जैसा चरित्र है या पृथ्वीराज जैसा चरित्र है या महाराणा प्रताप जैसा चरित्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वो सूरदास हो, तुलसीदास हो, ऐसे लोग सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनके पराक्रम इतने विशेष और इतने महान होते हैं
कि उनकी कहानियां अपने आप में इतनी प्रेरक और अद्भुत है। चाणक्य की कहानी देख लीजिए, जी एक साधारण सा शिक्षक, मैं साधारण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम शिक्षक को यहाँ पे बिल्कुल मामूली मुदर्रिस समझते हैं, मुदर्रिस जी। मुदर्रिस। वो व्यक्ति अपने संकल्प के माध्यम से कितने बड़े देश का निर्माण करता है, जी जो बड़े बड़े महान योद्धाओं के लिए संभव नहीं है, वो एक आदमी अपने संकल्प के माध्यम से करता है और उसके प्रति उसको कोई आसक्ति नहीं है, बाद में छोड़ के चला भी जाता है। जी जी आप पृथ्वीराज को देख लें, उनका साहस देख लें, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की तो अनेकों कहानियां यदि आप देखें तो अचंभित रह जाते हैं। जी उसी प्रकार से चाहे वो रहीम साहब हो, चाहे वो रस खान हो, चाहे वो दारा शिकोह हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, भारत की धरती वीरों और विचारकों से भरी। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जैसा विचारक विश्व में नहीं, और भारत जिस मत की उपासना करता है वो उनका अद्वैत वेदांती है। लेकिन हमने एक ही फिल्म देखी है संस्कृत में, उसके बाद दूसरी फिल्म हमने नहीं देखी। उस पर रामानुजाचार्य पर हमने फिल्म नहीं देखी, हमने कबीर पर फिल्म नहीं देखी। हजारों नाम है जो मैं आपको गिना सकता हूं। और जिस विषय में आप चाहते हैं, यदि कोई कहे कि मुझे काम में रुचि है, तो काम सूत्र का रचयिता कैसा होगा, वात्स्यायन, या काम शास्त्र की हमारे देश में परंपरा कहां से है? लोग सिर्फ काम सूत्र का उल्लेख करते हैं, तो ये पता नहीं कि ये एक लंबी परंपरा है जो नंदी से प्रारंभ होती है और 19वीं शताब्दी तक लोग उसको लिख रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब, इस देश के पास इतनी धरोहर है। कभी खजुराहो के मंदिरों को देखिए, हम अक्सर ताजमहल की बात करते हैं, कभी खजुराहो के मंदिरों को देखिए कि उसमें जिस प्रकार से मिथुन शिल्पों का अंकन हुआ है, वो क्या विचार रहा होगा धर अर्थ काम और मोक्ष का। कौन वो लोग रहे आप जानते, केशव वर्मन, लेकिन वो शिल्पकार कौन है उसके बारे में हम नहीं जानते। किसने ये योजना बनाई हम नहीं जानते। हाल में मैं वापस गया था खजुराहो, तो मुझे पता चला छिन्न नाम का एक गिल्ड है, यानी उनका नायक रहा होगा, तो अब लोगों ने ढूंढ के निकाला। तो हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलिए एक व्यक्ति का नाम तो मालूम है जिसने इसमें काम किया था। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि हमारे पास कितनी कहानियां हैं, और साल में या 2 साल में या 5 साल में एक आध ही कोई ऐतिहासिक फिल्म बनती है। लेकिन आमतौर पर लोगों की धारणा बनी है कि इतिहास की फिल्में इस देश में नहीं चलती। ये भी परसेप्शन लोगों ने क्रिएट करते हैं, ये सच नहीं, क्योंकि जो फिल्में गिरती हैं बाजार में, उसमें 90-99% फिल्में तो वो होती हैं जो आज की हैं। बनती ही कितनी है ऐतिहासिक, उंगलियों पर आप गिन लीजिए जी। परंतु एक धारणा लोगों ने बनाकर, क्योंकि ये महंगा काम भी है, चुनौती भरा भी है, जो भी निवेशक होता है उनको लगता है कि ये बहुत खतरा मोल लेने वाले, आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है। इसलिए अब जैसे ही हम लोग का प्रयोग रहा पृथ्वीराज, मैं कितना लाभ और कितना नुकसान उस दृष्टि से नहीं सोचता, लेकिन जब इस प्रकार की फिल्मों को दर्शक नहीं देखता, उसका समर्थन नहीं मिलता है, तो एक निर्माता थोड़ा सा निराश होता है। जी जी। लेकिन मैं उसके बाद नहीं मानता हूँ कि कला की यात्रा ऐसे ही होती है और दर्शक को पूरा अधिकार है जो उसे पसंद नहीं है उसका वो तिरस्कार करे, उसका वो विरोध करे, उसे वो रिजेक्ट करे। और जो कला के यात्री हैं उनकी यात्रा निरंतर चलती रहती है। उसके बाद फिर से हम लोग साहस एकत्रित करेंगे, फिर कुछ दिन और किसी के द्वार को खटखटाएंगे कि भाई इतिहास तुम्हारे द्वार खटखटा रहा है, खोलो कहानियां बनाओ, तो ये चलते रहते। नहीं, मेरा एक प्रश्न ये भी था कि जब हम ये देख रहे हैं कि ऐतिहासिक फिल्में आपको बनाना बहुत पसंद है, उसके पीछे आपकी इतनी रिसर्च होती है, आप सालों साल उसके बारे में रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिर जाके आप एक कहानी पे काम करते हैं।
और उसके बाद जब लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं इस तरह से, तो जैसा कि आपने कहा कि फिर से हिम्मत बटोरेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप फिर से ये साहस करेंगे? हाँ हाँ, मैं तो यहाँ तक ये कहूंगा जी कि आपको जानकर खुशी आएगी कि मेरी 20 साल की बेटी है। जी उससे मैंने अपनी मूल कहानी जो 2004 में लिखी थी जी पृथ्वीराज पर, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। उस परिवर्तन के कई कारण हैं। जी उसके कारण व्यावसायिक रहे हैं, उसके कारण अ, उनका मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, जी जी परंतु मैंने उसको वो स्क्रिप्ट ईमेल की जी और मैंने उसे कहा कि ये स्क्रिप्ट जो है ये रासो के बहुत नजदीक है। पृथ्वीराज रासो जो वाराणसी का नागरिक उच्चारणी का ये है, और इस स्क्रिप्ट के प्रति मेरा बहुत स्नेह है और प्रेम है। मुझे रासो में विश्वास है। अब मैं अपने जीवन काल में फिर से पृथ्वीराज नहीं बना पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यदि तुम्हें कभी कोई अवसर मिले या फिर कोई योद्धा, कोई कलाकार पृथ्वीराज बनाना चाहता हो किसी भी माध्यम में, तो उसे ये स्क्रिप्ट जरूर देना कि इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने मूल रासों को पढ़कर इस पे काम किया जी। तो मेरे कहने का तात्पर्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अंत में कहा था कि उनसे पूछा गया कि कोई ऐसा खेद रह गया है क्या, तो उनका एक था कि मैं ऐसी नाव न बना पाया जिसमें बैठकर लोग भवसागर पार करते हैं, तो मेरे पास ये ऐसा साधन नहीं था। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जैसी रामचरित मानस मैं लिखना चाहता था, जैसी राम की कथा मैं लिखना चाहता था, वैसा नहीं लिखा। ये गोस्वामी कह रहे हैं कि जिनकी रचना अमर है वो कह रहे हैं उनको भी अपने काम से संतोष नहीं था, जबकि उन पर कोई प्रतिबंध उस प्रकार के नहीं थे, बंधन नहीं थे। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ उसकी बहुत सारी समस्या है जी, जी। तो मैं भी ये कहता हूँ कि फिर कभी ईश्वर मुझे मौका दे तो शायद मैं दर्शकों की शिकायत से नहीं, मुझे लगता है कि साहित्य के प्रति न्याय से यदि ऐसा कोई अवसर आएगा। अदरवाइज जिसको मैंने कहा कि उत्तराधिकार में मैंने अपनी बेटी को ये कहा कि भाई इस कहानी को जिंदा रखना और जो कोई भी इस पे काम करे जी उसको। तो बिटिया का जवाब क्या था? और मैं अपनी जो भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं मेल करता हूँ। अच्छा। उसके पीछे कारण ये नहीं कि मैंने कुछ अद्भुत लिखा, उसके पीछे कारण ये है कि मेरे कई वर्षों के पढ़ने और वो अनुभव का उसमें निचोड़ जी। उसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, उससे बहुत कुछ घटाया जा सकता है, लेकिन पढ़ने की यात्रा में मैं यहाँ तक आया हूँ और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। जाहिर सी बात है मैं सब कुछ अपने जीवन काल में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो किसी न किसी के पास होना चाहिए। इसलिए कि मैं आपको एक विचित्र बात बताता हूँ कि मैंने 3-4 नाटक लिखे थे अपने कॉलेज के प्रारंभिक दिनों में। आज मेरे पास उसकी एक भी प्रति नहीं। एक मैंने बेताल वाच लिखा था, एक मैंने खगरास लिखा था, मैंने एकलव्य लिखा था, लेकिन वो कॉलेज के दिन थे, लिखे, नाटक किए, पुरस्कार मिल गए और भूल गए। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और उनको मैं प्रकाशित भी कर सकता हूँ। कई बार मुझे लोगों ने कहा, इफ्टा इंडियन पीपल्स थिएटर ने मुझसे कई बार कहा कि वो आपका नाटक, मैंने कहा साहब वो कहाँ इसको संभाल के रखा है, और कूड़े में उसको फेंक दिया गया है, उसका जो काम था वो हो गया। तो कई बार इसलिए अब ये सुविधाएं भी हो गई हैं कि आप मेल कर दीजिए, तो मैंने उसको मेल कर दिया। तो मैं वही पूछी थी बिटिया का उस पे क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब वो पढ़ रही है, उसने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो इस क्षेत्र में आना चाहती है कि नहीं जी। लेकिन जाहिर सी बात है कई लोगों को पता है कि बुद्ध पर मैंने अध्ययन किया है, उसी प्रकार से अशोक पर मैंने अध्ययन किया है, आदि गुरु शंकर पर अध्ययन किया है। तो जो लोग जानते हैं वो कभी न कभी, जैसे अभी जो मेरे साथी हैं वो इस स्क्रिप्ट को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो मेरे स्पर्धक, इसलिए मैं उन्हें पढ़ने को इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो पब्लिक डोमेन में है। ये सारे विषय ऐसे हैं कि इसमें से कुछ भी चीजें बाहर चली जाएं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये मैंने बिटिया को कह के रखा है कि भाई मैं कोई अमर तो हूँ नहीं, तो मेरे बाद जो भी इसको बनाना चाहे, देखना चाहे, पढ़ना चाहे, जैसे अभी हम लोगों ने स्वराज्य संहिता लोकसभा टीवी के लिए जो संसद टीवी पर अभी कार्यक्रम आया जी,
और मैंने देखा कि वो यूट्यूब पर जब से गया तो कई लोग उसमें लिख रहे हैं कि हम इसकी नोट्स बना रहे हैं। तो इससे मुझे ये ध्यान में आया कि ये लोग और मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपने स्क्रिप्ट ही लोगों को दे दें, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में हर जगह ये कहाँ से लिया गया है, सारे संदर्भों का उल्लेख किया गया है उसमें। जी। जैसे गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज इन रामायण, जी। तो कौन सा सततम सर्ग है, 100वां सर्ग है, 100वां सर्ग का कौन सा श्लोक है, इस प्रकार से बहुत सारे, अग्नि पुराण है तो अग्नि पुराण में ये कहाँ है, अगर ऋग्वेद में है तो ये कहाँ है, इस तरह से सारे का बहुत ही विशद और विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो मैंने अपने एडिटर से कहा कि भाई कोई माध्यम ढूंढो जिस माध्यम से लोगों तक ये पहुंच जाए कि भाई ये स्क्रिप्ट है, आप लोग अब नोट्स मत बनाइए, आप अपना समय किसी और में लगाइए। जी। जी। तो मेरा उद्देश्य वही है कि जो कोई भी इस यात्रा को फिर से शुरू करेगा उसको ये पता, अच्छा मैं यहाँ तक इसको ले आया, यहाँ तक मैंने पढ़ा है, इन किताबों में ये चीजें हैं। नहीं, वो आपने एक बहुत, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा काम किया है। वो जो संग्रहणीय है आपका ये सारा काम, इसको संग्रह करके रखने लायक है। और अब जैसा आप बोल रहे हैं कि पहले ये सब नहीं था, ईमेल वगैरह कहाँ थे पहले, अब है ये सुविधा, तो इसका उपयोग करना अच्छी बात है। बहुत अच्छा काम आपने किया है। बात करते हैं हम आपकी फिल्म पिंजर की, जो हम लोगों की ऑल टाइम फेवरेट, कहते हैं जब भी लगा लो बहुत पसंदीदा है, हम सबको बहुत पसंद है। हम जब भी लगाते हैं उसके गाने से लेके, उसके एक एक फ्रेम से लेकर के। तो ये जो पिंजर जब आपने वो किताब पे बनाई आपने, तो क्या मतलब ये भी एक तरह से पूरा वो भारत और ये हमारे पाकिस्तान के विभाजन पे, जी। तो आपको क्या उस समय लगा था कि ये पिक्चर इतनी पसंद की जाएगी, इसकी एक एक चीज, उसके कलाकार भी काफी नए थे मेरे, मतलब जितना मुझे याद है। मनोज वाजपेयी, हाँ उसमें मनोज वाजपेयी इतने बड़े अच्छे अभिनेता तो हमेशा से माने गए, लेकिन उनको नायक के तौर पर लेना उस समय। जी। तो कैसे ये संयोग बना, कलाकार चयन और पिक्चर बनाने का? ये भी योगानुयोग फिल्म बनी है जी। इसलिए मैं इसको योगानुयोग कहता हूँ, क्योंकि मैं जिनके साथ फिल्म बना रहा था जी, पिंजर उनकी प्राथमिकता में नहीं थी। हम लोग बना रहे थे कृष्ण चरित्र। जी। और जब मैं कृष्ण चरित्र की बात करता हूँ तो मेरा दृष्टिकोण बंकिम बाबू का है। बंकिम बाबू ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पूरी कृष्ण चरित्र पर पुस्तक लिखी है। जी। और मैं मिथक शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि पुराणों में जिस प्रकार से कृष्ण चरित्र का वर्णन है उसमें वो ऐतिहासिकता को ढूंढ रहे हैं और उसमें से वो इतिहास निकालते हैं कि क्या कल्पना कहा जा सकता है। आप उनसे मतभेद रख सकते हैं जी। तो मेरा दृष्टिकोण भी बंकिम बाबू का था कृष्ण को देखने का जी। और मैं उसको एक सभ्यता के रूप में देख रहा था। तो कायदे से मैं लकी स्टार एंटरटेनमेंट लिमिटेड जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, श्रीमती अरुणा ओसवाल, उनके साथ मैं कृष्ण पर काम कर रहा था। परंतु किसी व्यक्ति ने हमारे निर्माताओं को समझा दिया कि ऐसी फिल्म क्यों बना रहे हैं जो लोग मुफ्त में देख सकते हैं। तो उनका आशय ये था कि टेलीविजन पर तो कृष्ण चरित्र आपको मुफ्त में देखने को मिलता है। अब जिस व्यक्ति ने ये कहा उन्हें ये पता नहीं था, जाहिर सी बात है, कि हम लोग किस प्रकार के कृष्ण चरित्र का निर्माण सिनेमा के लिए करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक संदेह का बीज एक आदमी ने बोल दिया कि अरे टेलीविजन पर आप DD1 पर देख लीजिए, DD2 पर देख लीजिए, और उसके बाद तो कृष्ण चरित्र को लेकर कई कहानियां अलग अलग चैनलों में बनाई है। तो उनके मन में जब संदेह हुआ तो मैंने उन्हें तुरंत कहा कि जब भी ये संदेह हो तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए, इसको रोक देते हैं। तो उनको लगा कि मैंने खूब मेहनत की है इस फिल्म के पीछे, तो मुझे कुछ न कुछ ऐसा देना चाहिए ताकि मैं इस कंपनी से जा रहा हूं तो ऐसा ना लगे कि हमने आपके साथ आपका समय बर्बाद किया। पैसे ठीक है, मुझे थोड़े से मिल गए थे उससे। तो उस समय मैंने NFDC को ध्यान में रखते हुए पिंजर की कहानी लिखी थी। और NFDC उस समय 30 लाख रुपए देते थे। 30 लाख में मेरी फिल्म बनने वाली नहीं थी। मुझे NFDC का अप्रूवल मिल गया था। मैंने उनसे कहा कि 90 लाख तक अगर आप ये इसका बजट बढ़ा देते हैं तो शायद मैं कोशिश करता हूं। परंतु वो प्रक्रिया इतनी उलझनों वाली है कि
एनएफडीसी कभी ये निर्णय नहीं कर पाया, और जब वो निर्णय कोलैबोरेशन की बात हुई तो यूपी फिल्म विकास निगम उस समय था, फिल्म बंधु उसमें शामिल होने को तैयार हुआ। तो एनएफडीसी को फिल्म बंधु से आपत्ति थी कि फिल्म बंधु हमारा डिफॉल्टर है। तो सरकारों के भीतर ही इतना बहुत कुछ था कि मैंने कहा कि छोड़ दीजिए, ये मैं फिल्म आपके साथ नहीं बना सकता। और मेरा सौभाग्य था उस समय कि मुझे उस समय उन्होंने पूछा कि आप कुछ करना चाहेंगे। मैंने कहा एक कहानी मेरे पास और है जो मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप करिए इस कहानी को, लेकिन आपको मैं बताऊं रचना जी, उसकी भी भयंकर निंदा हुई। आप चूंकि भारत से बाहर हैं, हाँ, यहाँ के लोगों को ऐसा लगा था अच्छा, ये सांप्रदायिक फिल्म, ये हिंदूवादी फिल्म, ये हिंदू चश्मे से बनाई गई है और इसमें मुस्लिम समुदाय की प्रताड़ना की गई है, उनके प्रति अन्याय किया गया है, उन्हें हिंसक और हत्यारा दिखाया। जबकि मुझे नहीं लगता कि मेरे मन में दूर दूर भी ऐसी कोई कल्पना थी, और ये सच भी थी। लेकिन जब आप उस चश्मे से देखते हैं तो फिर आपको कई लोगों ने यहाँ तक लिखा कि अमृता प्रीतम का उपन्यास तो सेकुलर है, लेकिन चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म कॉम्युनल है। अमृता जी आज नहीं है, लेकिन अमृता जी को ये सवाल किया होता तो अमृता जी उन पर हंसती, क्योंकि जिन्होंने ये लिखा उन्होंने अमृता प्रीतम का उपन्यास भी नहीं पढ़ा कि क्या लिखा, कुछ तो कहना है बस। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से सिनेमा भी राजनीतिक खेमों में बढ़ गया, और इसलिए सिनेमा जब भी आता है तो उसका निर्देशक कौन है, और उस निर्देशक की कोई सामाजिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक निष्ठा है। तो यदि आपकी भारत में निष्ठा है तो आप सांप्रदायिक हो जाते हैं, आप छोटी सोच के हो जाते हैं, क्योंकि आप लेफ्ट लिबरल नहीं है। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, मैं इसमें इसलिए कि मैंने तो कई बार ये भी कहा कि जो मेरी अपनी समझ है, जो मेरी अपनी जानकारी है कि अमृता प्रीतम का जो प्रारंभिक जीवन था, उनके भी विचार दूसरे, तो धीरे धीरे वो आध्यात्मिक की ओर बढ़ी है, और बाद में उनको लगने लगा उनके मत में भी परिवर्तन हुआ है। तो हर व्यक्ति, जब आप फिल्म का मूल्यांकन करते हैं, वो प्रोपेगेंडा फिल्म भी क्यों ना हो, मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर वो प्रोपेगेंडा फिल्म भी है तो उसका मूल्यांकन फिल्म की तरह हो। फिल्म की गुणवत्ता देखी कि क्या फिल्म में कोई गुणवत्ता है कि नहीं। मतलब मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। कैंप में, जो कैंप दिल्ली में लगे हुए हैं या देश के अलग अलग हिस्सों में उस समय लगे थे जी, उसमें मैंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक को दिखाया कि वो कैंप में जाकर चने बांट रहा है। जो हमारे हिंदू भाई वहां से, हिंदू परिवार वहां से भारत आए, उन्हें वो चने बांट रहा है, और एक ही आदमी था। इस पर लोगों ने कई पृष्ठों के लेख लिख लिए कि देखिए ये सांप्रदायिकता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या योगदान था इसमें। अब जाहिर सी बात है उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसलिए वो इस तरह से लिखते हैं। और उसको लेकर मैं आपको जानकर आपको हैरानी होगी कि एक फिल्मकार को एक देश के बड़े अखबार ने पहले पेज पर उसका रिव्यू लिखने के लिए कहा, और उन्होंने फिल्म को बिल्कुल खारिज कर दिया, बकवास फिल्म है उन्होंने लिखा ये। तो मैं हंस के रह गया कि आपको पूरा अधिकार है, लेकिन पिंजर लोगों के मानस में अभी भी जिंदा है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि हम लोग निर्णय करने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। सही कह रहे हैं। लोगों को लगता है इसके निर्णय आज हो, पर लोगों को ये बताना बड़ा कठिन होता है कि सारी बातों का निर्णय तो समय करने वाला है। जी। मुझे याद है चाणक्य के साथ भी यही हुआ था। सही कह रहे हैं आप। उसको तो बैन तक कर दिया गया था, बंद तक करने की उसकी पूरी कोशिश हुई थी, लेकिन 30 साल के बाद भी, 33 साल के बाद भी चाणक्य भारत के जनमानस में बैठा हुआ है, और पहले से ज्यादा अब देखा जा रहा है, जो उस समय नहीं देखा गया। तो मुझे लगता है कि जो भी शाश्वत है, और जिसमें भी भारत, और ईमानदारी से जिसमें भी भारत का आपने निरूपण किया है, लोग उसको देखेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उपनिषद गंगा
जब मैंने चिन्मय मिशन के लिए बनाया तो मैंने चिन्मय मिशन वालों को कहा कि टेलीविजन कंपनियां जो टेलीविजन सेट्स बनाती हैं वो आपको बहुत आमंत्रित करेंगी कि आइए आइए आप इस तरह के बहुत सारे धारावाहिक बनाइए उपनिषद गंगा जैसे। तो बोले क्यों, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? मैंने कहा क्योंकि उपनिषद गंगा देखने के बाद लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन तोड़ देंगे, पत्थर मारेंगे। ये क्या मूर्खता वाली चीजें दिखाई जा रही है। कितना गुस्सा होंगे वो। तो बोले कोई बात नहीं, जैसे ईश्वर की इच्छा। और अब वो मुझे फोन करके कहते हैं कि भाई साहब एक भी टेलीविजन स्क्रीन तो टूटा नहीं है, उल्टा वो देख रहे हैं। तो कई बार ये होता है कि हम लोग समय से पहले सब चीजों का आकलन करते हैं। जी जी। अभी आपकी एक और नई फिल्म आ रही है राम सेतु, जिसमें आप क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। जी, तो जी। पहले तो मेरी अल्प बुद्धि है, मुझे नहीं समझ में आया कि क्रिएटिव प्रोड्यूसर का क्या कार्य होता है। प्रोड्यूसर पता था मुझे, लेकिन क्रिएटिव प्रोड्यूसर जैसे हाँ, मैं पहले तो ये मानता हूँ कि हर प्रोड्यूसर क्रिएटिव है। अच्छा। क्योंकि अगर वो क्रिएटिव नहीं है तो वो फिल्में नहीं बना लेगा। जी। लेकिन अब जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड एरिया, अच्छा, कि एक निर्माता जो एक साथ कई फिल्मों पे काम कर रहा होता है, उसको एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत होती है जो उस फिल्म को क्रिएटिवली गाइड करे। हमारा निर्देशक तो है ही, जी 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 जी, लेकिन निर्देशक को भी एक जब बाउंस बोर्ड की जरूरत पड़ती है जी, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका अनुभव हो और जो उस विषय को समझता जी, और वो उसके साथ एसोसिएशन में जब जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो इंसेप्शन यानी जब से फिल्म शुरू होती है जी, उसके अंत तक वो उसका साथ होता है। तो जिसको कहते हैं क्रिएटिवली एक नेविगेटर आपके साथ होता है। ड्राइव आप कर रहे हैं, समझ गए, लेकिन किस गली से चलो ये बताने का क्रिएटिव प्रोड्यूसर का होता है। वाह, बहुत अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था। तो ये दिवाली में आने वाली है राम सेतु जो दिवाली। तो अगर आप उस राम सेतु के बारे में कुछ बात करना इसलिए मैंने इसके बारे में रचना जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक वो लोग कोई घोषणा नहीं करते। जी जी, ठीक है, ठीक है। 24 तारीख को आ रही ये तय है, परंतु नहीं ठीक है, मैं अनाधिकार आउट ऑफ द टर्न नहीं बोलूंगा। कोई बात नहीं, हम फिर बात कर लेंगे। तो जब आप जैसे ये राम सेतु, ये तो आप शायद बता सकते हैं कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपको कैसे हासिल हुआ, लाइक आप कैसे उसमें इन्वॉल्व हुए? मैं और अक्षय कुमार जो है जी जी जानते हैं, जी 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 जी, सभी जानते हैं। हम लोग जब पृथ्वीराज में काम कर रहे थे तो ये विषय उनके पास हमारे जो निर्देशक हैं अभिषेक शर्मा जी, उनके माध्यम से आया। तो एक कॉन्सेप्ट के रूप में उनके पास आया था जी। तो अक्षय कुमार एक बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति भी है। जब फोन किया कि डॉक्टर राम सेतु क्या है, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ है जी, और आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने जानता हूँ सर राम सेतु क्या है और मैंने किस प्रकार से उसका इतिहास है और उसको लेकर क्या विवाद है, इस पर बात की। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं निर्देशक को फोन में जोड़ता हूँ। उन्होंने अभिषेक को मेरी बात कराई तो मेरे लिए बड़ी ये एक ऐसी अवस्था थी कि एक निर्देशक दूसरे निर्देशक से बात कर रहा है और उसकी फिल्म पर क्योंकि तब तक अक्षय ने निर्णय नहीं किया था कि वो ये फिल्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभिषेक से मैंने बात की, अभिषेक ने अपनी कल्पना और थोड़ी विस्तार में मुझे बताई और बाद में श्री अक्षय कुमार ने कहा कि अभिषेक अब तू बाहर जा। तो वो फोन से बाहर गए। फिर मुझे उन्होंने पूछा कि अब तू क्या कहता है। मैंने कहा सर ये बहुत ही सुंदर विषय है, इस पर आपको काम करना चाहिए और देश को राम सेतु का जो इतिहास है वो बताना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि तो फिर मैं तुझे अपनी ओर से लगाता हूँ इस प्रोजेक्ट पर। तो अक्षय और जो अबंडेंशिया हमारे श्री विक्रम मल्होत्रा हैं, मैं की ओर से इस प्रोजेक्ट पर आया। और ये उन दिनों का समय है जब पेंडेमिक चल रहा था देश में। ओह अच्छा अच्छा, जी जी।
हम लोग शूटिंग भी ज्यादा नहीं कर रहे थे, पृथ्वीराज की शूटिंग भी रुक गई थी जी तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर था जो मुझे अक्षय कुमार, विक्रम मल्होत्रा और अभिषेक ने दिया। तो मेरे लिए मैंने दिया कम है, अभिषेक शर्मा से सीखा ज्यादा है। अरे परंतु ये जरूर होता है कि इतने अलग अलग प्रकार के लोगों से के साथ जब आप काम करते हैं तो मैं इसको ये कहूंगा कि अक्षय कुमार की ये सदाशयता थी कि उनको लगा कि इसे इस प्रोजेक्ट में जोड़ना चाहिए, और आपको और एक प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे जोड़ा जो है ओ माय गॉड पार्ट 2 दूसरे। जी अच्छा। हाँ, जी 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 वो भी पेंडेमिक के दरमियान ही हमारे निर्देशक हैं श्री अमित राय, बहुत ही प्रतिभाशाली निर्देशक हैं, जिसमें पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम कर रहे हैं जी। और अश्विन बर्दे और विपुल डी शाह उसके निर्माता हैं। अच्छा, ये संयोग है कि अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग स्कूल है, सारी पाठशालाएं। अभिषेक परमाणु बनाए अभी जी, अमित राय ने उसने रोड टू संगम बनाई जी। एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आया, दूसरा इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था, इकोनॉमिक्स पढ़ाता था अमित राय। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना। और विपुल डी शाह तो हास्य के वो कॉमेडी भी बनाते हैं ना, कॉमेडी। जी 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 जी। और जो इनके निर्माता हैं अश्विन बर्दे जी, माय गॉड 2 के, वो एक फिल्म पत्रिका के एडिटर हैं, यानी बहुत ही हम कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी। तो कई बार ऐसे जब योग बनते हैं तो अक्षय ने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं उनका हमेशा जीवन भर आभारी रहूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा अमीर बनने में अक्षय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान भी है, मैंने जितना भी, वो हमेशा कपिल शर्मा के शो में आते हैं। हाँ, वो उनके बारे में लोगों ने बहुत सारी धारणाएं बनाई और मैं उनके बारे में ऐसा कहूंगा तो लोग कहेंगे कि चंद्र प्रकाश उनकी खुशामद कर रहा है, लेकिन उसकी मुझे कभी जरूरत नहीं रही, क्योंकि मैं अपने जीवन के जिस काल में हूँ। परंतु एक अक्षय कुमार को हम उनके सिनेमा के कारण जानते हैं, पर उसके पीछे के अक्षय कुमार को बहुत कम मिलते। जी जी। और मुझे सौभाग्य से ये अवसर मिला कि 4 वर्ष हम लोगों ने पृथ्वीराज के साथ में काम किया, फिर राम सेतु और फिर ओ माय गॉड 2। जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मनुष्य के तौर पर वो बहुत ही श्रेष्ठ है। जी जी। और अभिनेता के तौर पर वो खुद ही चीख कर कहते हैं कि मैं अभिनेता नहीं हूँ, मैं अभिनेता नहीं हूँ। ये आपको जान के हैरानी होगी, वो हमेशा कहते हैं, अगर उनको, यदि हम लोग सभी निर्देशकों का ये अनुभव है उनके साथ जिन्होंने काम किया है कि अक्षय बाबू ये ठीक नहीं हो रहा है, तो उनका ये उत्तर था, देख मैं जितना अच्छा कर सकता था उतना कर लिया है, इससे ज्यादा मेरे को अभिनय नहीं आता है। तारीफ से अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत क्योंकि दूसरों की कमियां सभी उजागर करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कमी पे बात करना या उसको समझना। और वो इस बात को डंके की चोट पे कहते भी हैं जी कि मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली, मुझसे ज्यादा सुंदर दिखने वाले लोग, मुझसे ज्यादा अच्छा नाचने वाले लोग इस इंडस्ट्री में बहुत है। और वो कहते हैं कि मैं हर ऑफिस के सामने से जब भी गुजरता हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ प्रतिभाशाली अभिनेता और अभिनेत्रियां कतार में। जी। मैं एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति रहा कि मेरा किसी ने चुनाव कर दिया और मैं आज यहाँ हूँ। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने उनका फोटोग्राफ, उनका चित्र, शक्ति सामंत या चक्रवर्ती जी, मुझे लगता है दोनों में से कोई तो प्रमोद चक्रवर्ती शायद उनको पहुंचाया, वो डॉक्टर नरेंद्र आयुर्वेदाचार्य हैं और मेकअप की कला में विशेषज्ञ हैं। वह दिन और आज का दिन वो उनके साथ। जी, वही आप जो बोल रहे हैं, वो अच्छे इंसान है, उस बात का मुझे इस बात से पता चलता है कि जब भी और एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। जी जी बताइए। कि ये डॉक्टर नरेंद्र जो हैं, जो उनके मेकअप मैन हैं जी, वो जब अपना सुबह का काम हो जाता है जी, उसके बाद अक्षय की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जो उनको पसंद नहीं है वो अक्षय की आलोचना, और मुझसे तो इसलिए कहते थे कि उनको पता है मैं अक्षय का भी प्रिय हूँ, डॉक्टर होने के नाते भी दोनों के बीच। तो वो कई बार कहते थे, अरे देखो कैसा शरीर बना रखा है, कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, अरे वजन बढ़ना चाहिए। और मैं अक्षय को कहता था बहुत शिकायत कर रहे हैं आप,
बोले ये मेरी नौकरी एक दिन बंद करवाएंगे, मेरा पता नहीं बदौलत होगा, परंतु जो अद्भुत प्रेम है उनका, 30-33 साल उनके सारे साथ में काम करने वाले आज भी है, तो वो कई बार कोई तो ऐसी बात है जो हम लोग को दिखाई नहीं देती। जी, वो कहते हैं, शायद वो इसलिए रखते होंगे ना, एक वो है ना, कहते हैं ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी। अरे भयंकर भयंकर इसीलिए प्रतियों के सामने कुछ कहने। क्या है कि वो कपिल शर्मा के शो में जब भी आते हैं अक्षय कुमार जी, वो अपने दोस्तों को लेके आते हैं। हाँ, वो ऐसे ही है बिल्कुल जैसे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। अच्छा, अब कपिल शर्मा की बात निकली है तो आप भी आए थे उनके शो में। हाँ, एक बार नहीं। तो आपने वहां पे कहा था कि आप कपिल शर्मा जी को लेके फिल्म बनाएंगे, क्या सच में आपके दिमाग में ऐसा विचार है? कपिल ने पूछा था उस समय, मुझे ऐसा लगा था। जी जी, इसीलिए पूछ रही हूँ। बहुत प्रतिभाशाली कलाकार है जी। मेरा ऐसा मानना है कि मैं सिर्फ उन्हें हास्य कलाकार के तौर पर नहीं देखता जी, बहुत ही प्रतिभाशाली, आप तो जानते हैं, गाते भी बहुत सुंदर है। जी, बहुत अच्छा गाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो इस होड़ में ना पड़े, मैं उनको कोई सुझाव नहीं दे रहा हूँ, जी, हमारे नायक बनने की होड़ लगी, जी, यदि वो कलाकार बनने की होड़ में जाएंगे तो मुझे लगता है उन्हें मैं तो क्या बहुत सारे लोग अवसर देंगे। मैंने सोच के भी रखा था जिस समय मैं उनसे कह रहा था, लेकिन पृथ्वीराज की असफलता के कारण बहुत सारी चीजें, आप तो जानते हैं, यदि सफल होती है तो शनिवार रविवार आपका होता है, यदि फिल्म आपकी असफल हो गई तो फिर आपको इंडस्ट्री और प्रतीक्षा करवाती है। तो पृथ्वीराज 3 जून को मैं 5 फिल्में करने वाला था। 5 जून को मैं एक भी फिल्म नहीं कर रहा था। 2 दिन में ये अंतर आ जाता है। We are aware of this. जितने भी निर्देशक हैं वो इस स्थिति को जानते हैं कि लोग आपकी सफलता की प्रतीक्षा करते हैं। यदि आप सफल हैं तो कलाकार आपको मिलेंगे, यदि आप असफल हैं तो कलाकार आपको नहीं मिलेंगे। यदि आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है तो कलाकार मिलेंगे, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा नहीं है तो कलाकार आपसे नहीं मिलेंगे। तो सब जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल हजार्ड, ये प्रोफेशनल हजार्ड है जिसके बारे में हर निर्देशक, ऐसा शायद ही कोई निर्देशक होगा जिसने ये दिन न देखा होगा। एक सफलता और सारे आपके मित्र भी गायब हो जाते हैं। जी जी जी, सही बात है। इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। तो वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। छोड़ देता है, पर मैं इसको बुरा वक्त भी नहीं मानता। ये हाँ, सही बात है। इसको आप इस वक्त को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे बहुत अच्छी जो बात लगी जी, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसको इसलिए कहना चाहूंगा कि ये शायद बात कभी बाहर, लेकिन मैं इसको रजिस्टर करना चाहता हूँ कि अक्षय ने मुझसे जरूर कहा कि मैंने तुम्हारा नुकसान किया क्या डॉक्टर। उनको ऐसा लगता है कि फिल्म की असफलता की बदौलत किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा तो वो मैं। तो इस बात का उनको एहसास है कि काश ये फिल्म सफल होती तो तुम्हें नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं और बड़ी फिल्में उनके साथ बनाऊं। मेरे निर्माता श्री आदित्य चोपड़ा, मैं उनका कई कारणों से आलोचक, और कई बार मेरी आलोचना इतनी उग्र हो जाती है कि मैं उनकी निंदा तक कर देता हूं। परंतु उस व्यक्ति के एक गुण का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ कि वो फिल्म की सफलता असफलता को नहीं देखते। अच्छा। ये भी बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से ये अंकित हो जाएगी कि जब उन्होंने फिल्म देख ली तो उन्होंने, जिस दिन उन्होंने अपने साथियों को फिल्म दिखाई थी, जो उनके मार्केटिंग हेड है हमारे यहाँ, सबको कहा था कि अब तुम लोग कोई भी चंद्र प्रकाश से तब तक बात नहीं करोगे जब तक मैं उससे बात, कल सुबह मैं उससे बात करूंगा, उसके बाद ही आप लोग अपना अभिप्राय को दीजिए। मुझे उन्होंने कहा, बुलाया और कहा कि देखो फिल्म पूरी हो गई है, रिलीज होगी, फिल्म सफल हो सकती है, असफल हो सकती है, इसका कोई भी हश्र हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी आपसे अपेक्षाएं थी उस पर आप, क्या बात।
मेरी अपेक्षाओं को आपने पूरा किया, दर्शक की अपेक्षा पूरी होती कि नहीं मैं ये नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपको सफल होने के बाद आपकी पीठ थपथपाऊं और असफल होने पर आपकी पीठ न थपथपाऊं, ऐसा मैं आपको आज ही कह देना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए, यशराज फिल्म्स के लिए एक अच्छा काम किया है और हम लोग साथ में काम करेंगे। मैं और भी 2 फिल्मों के साथ करूंगा। परंतु ये कहना, और फिल्म रिलीज होने के पहले जी, रिलीज होने के पहले, और मुझे याद है कि फिल्म रिलीज के 2 तारीख थे, 2 या 1 तारीख थी, 1 जून को, मैं श्री अक्षय कुमार और श्री आदित्य चोपड़ा हम लोग साथ में खड़े थे। और जो इनिशियल रिपोर्ट्स या जो खबरें आ रही थी उसमें कई कारणों से निंदा हो रही थी। तो उन्होंने अक्षय कुमार से सिर्फ इतना कहा कि अक्षय, इस फिल्म के साथ कोई हादसा होता है तो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को लंबी छुट्टी लेनी होगी। डॉक्टर साहब इससे बात इनको छुट्टी नहीं लेनी, इनको काम करना है, इनको अपना आगे का लेखन जारी रखना है, और तुम्हें और मुझे छुट्टी लेनी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ गलत हुए। उस समय तो पता नहीं था फिल्म का क्या होगा, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है तो फिल्म रिलीज होने के बाद, शमशेरा के बाद लगभग 2.5 महीने के लिए श्री आदित्य चोपड़ा ने तो छुट्टी ली हो गए और वहां क्रिएटिव काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यशराज फिल्म से दूर गए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले श्री अक्षय कुमार ने भी 1 महीने की छुट्टी ले ली, वो इंग्लैंड में जाके बैठे हुए हैं कि अब मैं सोचता हूँ कि कहाँ कोई अगर चूक हुई है तो कहाँ चूक हुई, क्यों लोग हमारी इतनी आलोचना कर रहे हैं। तो ये बड़े लोगों के, मतलब आदित्य तो स्वयं कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैं जानता हूँ कि वायरस के जितने निर्देशक हैं यशराज फिल्म्स, उनके पीछे, मुझसे तो उम्र में छोटे हैं लेकिन वो बड़े भाई की तरह रहते हैं, सबके बड़े भाई, कोई नहीं कहता उनको, लेकिन एक संरक्षक की उनकी भूमिका होती है। दुनिया हम लोग का चाहे जितना विरोध कर ले, कितनी निंदा कर ले, कितना गिरा दे, लेकिन यदि उन्होंने आपकी प्रतिभा को स्वीकार कर लिया है तो वो आपको छोड़ने वाले नहीं। ये शायद परंपरा में जो उनको मिला है अपने पिता से, परिवार 50 वर्ष का अनुभव है, इसलिए एक फिल्म की हार या 4 फिल्म की हार से या कोई फर्क नहीं है। जी, कोई अंतर नहीं आता। तो ये जब पृथ्वीराज, इतने बड़े बड़े सेट थे, हमने देखा और इतना उसको बहुत सजा के प्रस्तुत किया गया, ऐसा मुझे लगा। तो कोई ऐसी घटना, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपने अभी तक कहीं नहीं बताया और आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं? ऐसा तो चूंकि यशराज में सब कुछ इतना मेथोडिकल होता है। अच्छा। बिल्कुल एक इंस्टीट्यूट की तरह होता है कि वहाँ सेट पर पहुंचने के बाद कोई परिवर्तन नहीं, जो भी आपके निर्णय जो बदलने वाले हैं या आपको पहले, हाँ, लेकिन हादसे होते हैं, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कभी कभी, हादसे होते हैं कि अक्षय वैसे बहुत कुशलता से घोड़ा चलाते हैं जी, और चूंकि फिजिकल फिटनेस गजब की जी। एक मैं आपको अनुभव बताता हूँ। एक बार मैं उनके साथ, हमारे अंधेरी वर्सोवा में एक फेरी है जी, तो उन्होंने हाथ पकड़ के रखा था, तो किसी व्यक्ति, वो फोटो आ गया, किसी ने खींच लिया अच्छा। तो किसी एक पाठक ने ये लिखा कि अरे भाई, इनको यूं क्यों पकड़ कर लेके जा रहे हो, इनकी भी इस मोहल्ले में इज्जत है। किसी ने उत्तर दिया, लोगों को ये पता नहीं था कि वो जिस तरह की फ्लोरिंग थी वो फ्लोरिंग ऊपर नीचे होती। तो उन्होंने मुझे इसलिए रखा था पकड़ के कि किसी भी तरह से मैं गिरूं नहीं, क्योंकि मैं रोज वहां से नहीं आता जाता हूँ, वो रोज शूटिंग के लिए, और मैं उस दिन गिरा मजेदार बात। और मैं जब वो बोर्ड पर जब मैं अपना पैर रखने जा रहा था तो मैं चाह रहा था कि अक्षय को दिखाऊं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे थोड़ा ही बड़ा हूँ लेकिन मैं अभी भी ये सब कर सकता हूँ। और मैं छलांग लगाने गया और मेरा पैर फिसला, लेकिन अक्षय पकड़ के रखा था, तो उनको पता था ऐसा हो सकता है। और कई लोग जानते हैं हमारे इंडस्ट्री में जी कि उनके हाथ की सफाई वो बहुत अच्छे जादूगर है। अच्छा, ये हाथ की सफाई गजब की है। तो घड़ी
निकाल लेना, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके हाथ से कब क्या बात घड़ी है। निकल गई है। और वो हमेशा करते हैं कुछ ना कुछ। दूसरा, कार्ड्स, जब भी मैंने उनके साथ यात्रा की है जी। तो वो कभी के साथ शर्तिया कार्ड नहीं की, ऐसा अच्छा जिसको कहते अच्छा। हैं, जिसको हम लोग जुआ कहते हैं दूसरे शब्दों हाँ में। हाँ हाँ जी। तो बाकी आपसे हर तरह की दाव लगा लेंगे कि बताओ अब मेरे कितने गाने आने वाले हैं, बताओ अब क्या होगा, ये कितने रन मारेगा। वो उनका हाँ एक बच्चा जीवित रहता है। लेकिन ताश में वो किसी के साथ नहीं खेलते, इसलिए कि वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ आई कैन, मुझे आप हरा नहीं पाएंगे, तो मैं आपको जो पत्ता आप चाहते हैं मैं आपको दूंगा। वाह दिन करके दिखाया उन्होंने क्या वाह, चाहिए। क्या और बात ये है। भी नहीं था कि उन्होंने कोई सेट किया था, पता नहीं इनको कैसे उनकी कला है। तो मैंने उनको कहा भी करके दिखा, बोला ना ये कला है मेरी, मेरी तो नहीं ये बताओ। अद्भुत कला है। तो कई बार मुझे मौका मिला उनके साथ यात्रा करने का, जी तो मैंने ये सब चीजें देखी है, तो बहुत सारे गुण तो हैं। जी जी। आप कुछ कह रहे थे कि वो घोड़ा बहुत वो अच्छा घोड़े से गिर चलाते गए हैं। थे एक दिन, अच्छा। वो घोड़े बहुत अच्छा चलाते हैं। अ, लेकिन जिस तरह की आपने बख्तर भी पहन रखा है, हाँ जूते, तो लोगों को अनुमान नहीं होता है कि ट्रैक्टर के लिए वो कितनी बहुत समस्याएं कठिन। जी जी। बहुत करती हैं। क्योंकि आप घोड़े पर हजारों बार चढ़े, हाँ लेकिन इतने बड़े जूते पहन के आप नहीं नहीं। चढ़े। जी जी जी। तो मैं मॉनिटर पर देख रहा था और मैंने देखा अक्षय कहाँ है। तो मैं अक्षय घोड़े से उतरते हाँ वक्त कुछ कर रहे थे, वो लुढ़क गए। और घोड़ा एक ऐसा प्राणी है जो आमतौर पर पैर नहीं रखता है। जी। तो मेरी चिंता अक्षय से ज्यादा इस बात की थी कि अरे अक्षय को कुछ हो गया तो शूटिंग का क्या होगा। और वो यानी अपना स्वार्थी मन ये नहीं सोच रहा है कि पहले उनकी देखभाल की जाए, मैं चिंता अरे उनकी शूटिंग का क्या होगा। पर मैंने जो बहुत ही स्विफ्ट है बॉडी में, वो उठकर आए, फिर घोड़े पर चढ़ गए। अरे वाह। और वो, हाँ, बहुत ही खतरनाक मोमेंट था, क्योंकि हाँ बहुत कुछ भी हो सकता था। बहुत कुछ भी हो सकता था। और वो जिस तरह के उनकी व्यस्तता है, यदि वो 10 दिन की भी छुट्टी ले तो कईयों के पूरे सारे समीकरण बिगड़ बदल जाए। जाए। जी जी इसलिए जी। उनकी सालानी छुट्टियां भी तय हैं, ये से ये दिन वो छुट्टियों पर जाएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अक्षय जी के बारे में जितना जानती जा रही हूँ मैं, उनकी उतनी ही बड़ी नहीं नहीं, फैन होती जा रही हूँ। आप तो अद्भुत व्यक्ति है, जी। हर तरह के रस उनमें है। मैं उनको कहता हूँ कि आपका नाम अक्षय, तो आप कामदेव भी है और ऋषि भी है, दोनों। ऋषि भी है। जी 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 जी। अभी आजकल ये ओटीटी का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। आप जैसे जो विद्वान व्यक्ति हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये ओटीटी लंबी रेस का घोड़ा है, या ये खत्म हो जाएगा बाद में, या क्या लगता है आपको नहीं, कि लोग इसके ऐसा आगे? मुझे नहीं लगता है, ये ठहरेगा। जी और ठहरना चाहिए, जी इसलिए ठहरना चाहिए कि अ, उसमें सबसे बड़ी, मुझे याद है एक बार मैं बड़े गीतकार से बात कर रहा था जी भारत के। जी तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हम लोगों को वो अवसर नहीं दे रही है जो हम कह सकते हैं, जी क्योंकि वो एक निश्चित ढांचे में बंद गई है। तो उनकी उम्मीद थी कि वो टेलीविजन, मैं नाम बता ही देता हूँ, श्री जावेद अख्तर। जी जी जावेद अख्तर ने संवाद लिखना बंद कर दिया था, फिल्में लिखना बंद कर दिया था, वो गीत पर आ गए थे। जी। और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने गीत लिखना इसलिए प्रारंभ किया कि मेरे मन में ये कल्पना थी कि जो अवसर मुझे वहां नहीं प्राप्त हो रहे हैं फिल्म के संवाद लेखन में, फिल्मों को लिखने के, बोले जो भी आता है वो चाहता है कि 1 2 3 4 ऐसा मैंने हो गया, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैं उसके आगे की रचना करूंगा। परंतु वो अवसर हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो सोचा कि गीत के माध्यम से करूंगा। तो गीत लिखने लगा, तब भी वही बात है। हम्म। टेलीविजन से उम्मीद थी कि हम लोग टेलीविजन में जाकर कुछ करेंगे, लेकिन टेलीविजन का ठर्रा तो किसी और दिशा में चला। तो हम लोग की चर्चा इस बात पे हो रही थी कि रचनात्मकता के लिए कोई जगह बचेगी या कोई नई जगह ढूंढी जाए, क्या करें कि हम अपने मन की बात किसी माध्यम से कह पाए। जैसे मैं टेलीविजन से बहुत बचा, एक तो टेलीविजन बहुत टाइम लग जाता है, बहुत समय लेता है। उसके अलावा ये धैर्य की 500 एपिसोड
मैंने जी चाणक्य के सिर्फ 43 बनाए, जिसके लिए मुझे 5 साल लगे। जी और लोग 5-5 हजार एपिसोड बनाते हैं। अच्छा है, वो उनका व्यवसाय है, वो उनकी रुचि है, परंतु ये धैर्य सबके पास हो ये जरूरी नहीं। नहीं। तो हम लोग एक ऐसे यानी छोटे वेब सीरीज की मैंने कई बार बहुत पहले बात की थी, जब मैं इस माध्यम से कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। एक बार मुझे याद है, अलग पद्मसी जो एडवर्टाइजिंग गुरु माने जाते हैं, उनका एक लिखा हुआ प्रोजेक्ट मेरे पास आया था जब मैं एक चैनल के लिए काम कर रहा था। जी और वो कुछ 4 या 7 एपिसोड था। जी तो हमारी व्यवस्था में कहीं वो बैठ नहीं रहा था कि 4 या 7 एपिसोड। तो मैंने कहा कि वही एडवर्टाइजिंग की दुनिया के शहंशाह वो लोग तय करते हैं, तो उन्हीं से कहिए कि ऐसे अवसर बनाए तो हम लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि जिनको अपनी कहानी 4 एपिसोड में कहनी है। तो मेरे कहने का मतलब है, आज वेब प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बदौलत आपको ये अवसर मिल सकते हैं कि आप अपनी कहानी 4 एपिसोड में कह दें, 7 में कह दें, 8 में कह दें, 10 में कह दें, और बाद में विराम। जी कि फिर आप एक समय लीजिए, फिर आप जी अपनी पढ़ाई करिए। जैसे चाणक्य अगर मुझे आज बनाने को कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा मैं 8-10 बनाता हूँ, फिर अध्ययन करता हूँ, फिर लिखता हूँ, सबको ब्रेक मिल गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यानी वो एक इमरजेंसी नहीं रहती है कि रात को 2 बजे आप तक स्क्रिप्ट पहुंच रही है और 3 बजे उसके संवाद लेखक उसके संवाद लिख रहे हैं और सुबह 8 बजे वो आपके पास पहुंच रहा है। जी 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 तो बाद में वो फैक्ट्री मोड पर काम होता है। अच्छा या बुरा मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, जी परंतु वेब और इससे कई कलाकारों, बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकारों को मौका मिला। जी स्पेस बहुत कम है सिनेमा में। जी सबसे अच्छी बात हुई कि आपने देखा होगा कई प्रकार के विषय हाँ नए आए, जी जी कई बहुत अच्छे कलाकार उनको मिले और मिलते जाएंगे। जी ये माध्यम ही ऐसा है क्योंकि इसमें नवीनता लाने के लिए आपको नए कलाकारों को देख। तो मैं तो समझता हूँ कि ये समय नई प्रतिभाओं के लिए बहुत ही अच्छा समय, बहुत अच्छा लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छे निर्देशक आए, विविधता आई है, बहुत सारे अभिनेता आए हैं, संगीतकार आए हैं, गीतकार आए हैं, लेखक आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब धीरे धीरे वेब शोज में भारत दिखने लगा है। जी एक दशक से कहा पहले कि हमने भारत को यानी बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता मेट्रो सिटीज हो गया है, और जो वहां के दर्शक को पसंद आता है, हमने कभी नहीं सोचा था कि वेब प्लेटफॉर्म पर या टेलीविजन में भारत के गांव भी आएंगे। जो धीरे धीरे टेलीविजन में आने लगा था, अब वो बहुत बड़े पैमाने पर। बरेली की बर्फी फिल्म, जी वरना बरेली है कहाँ ये लोगों को पता पता नहीं था। हाँ इस विकास से कई अवसर लोगों को मिल गए। हाँ, वो हम तो लखनऊ से हैं तो इसलिए हमें पता था बरेली का। जी 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 बस एक ये चीज मैं सोचती हूँ कि आपने सही कहा कि बहुत से कलाकारों को काम मिला और बहुत नए नए आइडियाज भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक कसक है। बहुत सी चीजों में भाषा की जो दुर्दशा हुई है, जो गाली गलौज जो इस्तेमाल हो रहा है, जो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे अननेसेसरी है। जहां जरूरत हो, हम समझते हैं कि अगर आपने किसी गुंडे का चरित्र है तो वो थोड़ी बहुत गाली बोलेगा, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर भी बोल रहा है, चलिए वो भी कभी कभी मानते हैं, लेकिन एक आम फोटोग्राफर है, इवेंट मैनेजमेंट का व्यक्ति, वो भी हर एक सेंटेंस में 4 गालियां बोल रहा है। क्या मतलब, मुझे ऐसे लगता है कि इन चीजों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। ये वास्तविकता नहीं है। क्या हम अपने घर में ऐसे बात करते हैं? क्या हम भारत में ऐसे बात करते नहीं? तो वो क्यों दिखाया जा रहा है? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने इसके लिए बहुत गालियां खाई है, इसलिए मैं कहूंगा इसके बाद। मोहनदास की बनाई थी, मोहनदास जी काशीनाथ सिंह का उपन्यास है, जी उसमें गालियां, गालियों के लिए कोई फिल्म नहीं बनाता और गालियों के लिए कोई सीरीज नहीं बनाता। जी इसमें बहुत उसके कुछ सांस्कृतिक संदर्भ होते जी हैं, अस्थि के बारे में, वाराणसी के बारे में, जी कारण से, क्योंकि श्री काशीनाथ सिंह ने कई उपन्यास लिखे हैं। इस उपन्यास के अतिरिक्त दूसरे किसी उपन्यास में गाली दी है। हिंदी या भारतीय भाषाओं में कई लोगों ने अपने उपन्यासों में गालियां लिखी जी और जब उसका विरोध हुआ सेंसर से, फिल्म प्रमाणन बोर्ड से जब मुझे समस्या हुई, तो मैंने स्वयं इसका अध्ययन प्रारंभ किया कि भारत में गाली की परंपरा है।
और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पत्थरों पर भी गालियां खुदी हैं, शिलालेखों में गालियां हैं। अच्छा। उसके सांस्कृतिक कारण भी है। तो और मैंने फिर आग्रह किया, प्रार्थना की श्री डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से, जो इसमें संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, जी भारत में उनका बहुत सम्मान है जी। और संस्कृत जगत को लोग आज का कालिदास भी मानते हैं। जी। मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, संस्कृत साहित्य में गालियों की कोई उपस्थिति है या उसकी कोई परंपरा है? तो उन्होंने कहा बहुत है। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे प्रार्थना की कि इस पर आप एक पुस्तक लिखिए, इसलिए नहीं कि कोई मैं गालियों का समर्थक, नहीं नहीं, समझ गए। जी मैं अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर मैंने किसी को भी गाली नहीं दी, जी। परंतु यदि साहित्य में और कला में और समाज में यदि वो है तो उसकी क्या भूमिका है, क्यों वो आई? तो इस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए। अरे वाह। साहित्य, संस्कृत साहित्य और पूरे उल्लेख के साहित्य। तो कई बार ये होता है कि मैं ये नहीं कहता हूं मैं ये कि गालियां क्यों दे, अब देश काल और समाज और जैसा यथार्थवादी समाज आप दिखाना चाहते हैं, यदि उसके लिए वो आवश्यक है तो बिल्कुल होना चाहिए। जी, आपका मैंने बहुत समय लिया। कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप एक पिता हैं और एक आपका अपना एक परिवार है। आप निजी तौर पे कैसे व्यक्ति हैं? बहुत ही नर्म या थोड़े सख्त से? थोड़े सख्त? हाँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल देख के नहीं कभी लगता। मैं बहुत ही दकियानुसी आदमी था। अच्छा। और अब मैं बिल्कुल उसका विपरीत हूँ। अच्छा। इसलिए कि जैसे जैसे पढ़ता गया मैं, वैसे वैसे मेरे सामने भारत की एक नई दुनिया खुलती गई जी कि जैसे भारत की आज हमारे मन में कल्पना है, वैसा भारत अतीत का नहीं है। अतीत का भारत बहुत ही खुला है। तो फिर मुझे थोड़ा सा समय लगा, वरना जैसे दकियानुसी लोग होते हैं वैसा मैं था। ये उसके विरोध में मैं कोई प्रगतिशील या उस तरह से नहीं सोचता था। तो मुझे लगता है कि देश और काल के साथ व्यक्ति बदलता है। जी। आप एक गंभीर व्यक्ति हैं या एक हंसमुख व्यक्ति हैं? नहीं, मैं बिल्कुल उल्टा हूँ जैसा आपको लगता है। हाँ, बिल्कुल उल्टा हूँ। वो कभी आपको वो दिखाई नहीं देगा। उसका कारण मेरा ये मानना है कि अगर आप बच्चे जैसे रहे तब तो आप प्रसन्न रहेंगे जी, वरना आपने जैसी गंभीरता उड़ी तो आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। मेरी माँ हमेशा बोलती है, टीचर कभी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि वो हमेशा बच्चों के बीच में रहता है। तो आपकी बात से, आप वेजिटेरियन हैं या शाकाहारी हैं या शुद्ध मांसाहारी? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। क्या बात है। एक समय तो ऐसा भी था कि मैं किसी नॉन वेजिटेरियन होटल में, जी मैं नॉन वेजिटेरियन होटल में पहले भी नहीं जाता था, यानी कई बार ये मुश्किल हो जाती थी कि 5 सितारा होटल में आप रह रहे हैं। तो एक समय ऐसा भी था कि मैं भोजन के लिए 5 सितारा होटल से बाहर जाता ओ था, इसलिए कि यहाँ होटल में मांस पकता है पकता है। तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर लगा कि इतनी यात्राएं होती हैं, ये छोड़कर फिर एक रेस्टोरेंट जाओ। फिर मैंने ये आग्रह छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल शाकाहारी। बहुत अच्छी बात है। अभी लोग मांसाहार से शाकाहार की तरफ जा रहे हैं और अमेरिका में तो एक वीगन का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है इस समय। तो परिवार में मेरी 7 पीढ़ियों मतलब दोनों जी 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 जी। हमारे सब शाकाहारी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको शहर का जो वातावरण है वो ज्यादा पसंद आता है या गांव का परिवेश आपको गांव 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 मेरा बस चले। मैं तो पत्नी को हमेशा कहता हूँ पसंद? कि अब तो इस सब के बदौलत आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि मैं आपके साथ गांव चलूंगी, लेकिन मेरे लिए कोई काम ढूंढ दो। ओह अच्छा। हाँ, कि वहाँ कोई काम होगा, आप तो काम करते रहोगे, आपका काम लिखने का है। हाँ, तो या तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मेरे लिए आप वहाँ क्रिएट करें कि मैं लोगों के साथ काम करूँ, तब तो मैं आपके साथ काम चल सकती हूँ। कर सकती हूँ, सही है। आपको पुराने गाने पसंद है या फिर नए गाने? आप कभी गाने मैं सुनते हैं? सुनता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे चॉइस देंगी तो पुराने। पुराने गाने पसंद है आपको। आपका
फेवरेट क्या है आपके सामने? अगर खाने के लिए रखा है तो आप मीठे की तरफ आपका हाथ बढ़ता है या नमकीन की तरफ? मीठे। मीठे की तरफ बढ़ता है। ऐसे ऐसा कोई देश या शहर जहां आप जाना चाहते हैं और अभी तक आप गए नहीं? नहीं। अमेरिका आपको कह जान के दीजिए ना। मैं अमेरिका गया था, आपको जान के हैरानी होगी, मैं पेरिस गया था और मैं एफिल टावर नहीं गया। लो। मैंने कहा दूर से दिखाई तो दे रहा है, लेकिन मैं पेरिस में घूमने के लिए नहीं गया। अच्छा। पेरिस अच्छा। में उस घर को देखने की कोशिश कर रहा था। मैं मार्सेलिस गया था जहाँ पर जी। वीर सावरकर ने छलांग लगाई थी। एक जी। फिल्म पे मैं काम करता था, बाद में वो किसी और निर्देशक ने की। और शॉ दिलीजे उसके अंत पर भी कहीं वीर सावरकर कुछ समय के लिए रहे थे। जी। मुझे वो घर, जो मेरी होस्ट थी शॉ दिलीजे में जब पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा कि आइए बाहर आइए, चलते हैं। मैंने कहा क्यों चलना है? ये विश्व की सबसे सुंदर स्ट्रीट है। मैंने कहा ये सुंदरता देखने के लिए मैं बाद में देख लूंगा, अभी चलिए जिस काम के लिए आए हैं। वो कर। तो, हाँ, पेरिस उतरकर सबसे पहले मैं नेशनल बायोलॉजिकल लाइब्रेरी में गया। जी। मेरा ये था कि इस लाइब्रेरी में पहुंच के उस समय का मार्सेलिस कैसा था, और ना अच्छा। मुझे फ्रेंच आती थी ना उसको इंग्लिश आती थी, अरे वाह। लेकिन उस गति से उन्होंने काम किया। और उस समय मुंबई, बॉम्बे का नाम मुंबई हुआ था। जी। उन्होंने जब मेरा पासपोर्ट देखा और उसमें बॉम्बे, तो उसने मुझे पूछा नाउ यू हैव चेंज समथिंग, उसने फ्रेंच में ही कहा जिससे मैं समझ गया। मैंने कहा यस नाउ इट इज मुंबई। तो जाते जाते आप हमारे सुनने वालों को, हमारे दर्शकों को, हमारे पढ़ने वालों को एक क्या चीज कहना चाहेंगे? मैं तो अपने अनुभव से कहता हूँ कि एक ऐसे युग में जब हम देखने के माध्यम से ज्यादा जुड़े हुए हैं और पढ़ने के माध्यम से बहुत कम, लेकिन पढ़ने से अच्छा साथी नहीं है। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि मुझे यदि इस समय चुनाव दिया जाए जी। कि पढ़ना है, कोई नई पुस्तक पढ़नी है, और आपको ये भी जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि मैं फिक्शन नहीं पढ़ता, ओह मैं अच्छा। फिलोसफर आर्कियोलॉजी, जी। मनुष्यता का इतिहास जानने में, जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको जानने में मेरी बड़ी रुचि। मैं भविष्य भी नहीं देखता, जी। क्या हुआ है, हम कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो मैं अपने जो भी देख रहे हैं उनसे कहूंगा कि पढ़ने में यदि आपको रस आने लगा तो बहुत आनंद आता है, जी। बहुत आनंद आता है। और आप किसी इतना। भी जी। जी। आप इतना पढ़ते हैं, क्या आपने अपनी कोई पुस्तक निकाली है? नहीं, मैं बिल्कुल लिखना नहीं चाहता। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि संसार में इतने लोग लिख रहे हैं, मुझे उनको पढ़ लेने दी। आपका इतना ज्ञान है, इतना आपने रिसर्च किया है, अगर आप उसको लिखें तो उससे और आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा। रचना की अब मैं दूसरों के लिखे हुए को पढ़ रहा हूँ। जैसे अभी भी मैंने ये अपना आईपैड जो है वो महाभारत के भाग 1 पे रखा हुआ है, ओह अच्छा। अच्छा। इसलिए कि अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही आपसे बात खत्म करूंगा मैं जी। उस पर कुछ बना रहा हूँ एक अच्छा। म्यूजियम के लिए अच्छा। कि अच्छा। उस पर डिस्प्ले क्या हो सकते हैं। तो 18 अच्छा। चूंकि पर्व है तो 18 डिस्प्ले क्या होंगे बनाने वो। में। जी जी जी। तो मुझे इस तरह के काम में आनंद आता है। जी। और अब मैं आपको जाने दूंगी। आपने बहुत समय दिया, आपका बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। आपको। और आप अपनी बिटिया को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा और जरूर जरूर अपनी जरूर धर्म जरूर। पत्नी को मेरा नमस्कार कहिएगा।